अगर हम ये देखें, अगर मोटापन और पतला दोनों को अगर हम कर लें कि एक मोटापे की पेशेंट है, एक नॉर्मल है, तो क्या दोनों में रिस्क एक जैसे हो सकते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस? बिल्कुल भी नहीं। या फर्क होगा? फर्क होगा। जो मोटापा है उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। उन्हीं में देखा गया है कि मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, जिसमें डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, सी सेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो वेट को ऑप्टिमाइज रखना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर लोअर बेली फैट बढ़ जाए तो वो लिंक्ड है इसके साथ, रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ? लोअर बेली फैट देखा जाए एक एसोसिएशन है हाई ईस्ट्रोजन की, और हाई ईस्ट्रोजन स्टेट एक मोटापे की वजह से आती है, जिसकी वजह से साथ पीसीओएस भी लिंक्ड है। पीसीओएस के साथ देखा गया कि थायराइड डिसऑर्डर्स और प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर्स भी हैं, और ये सब जो है मिलके यहाँ आइसोलेटेड भी एक रीज़न है, तो रिकरेंट या मिसकैरेज या सिंपल एक मिसकैरेज के रीज़न बन सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, ये हमारे मुल्क का एक कौमी मसला है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कब्ज़ हो तो क्या वो आईओडी या बच्चे की डेथ का सबब बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी रीज़न क्योंकि कुछ माएँ जो है ना वो अपनी बहू को फिर इस तरह वो कहती है कि तुम्हें तो हमने कहा था, तुमने ये नहीं किया, इस वजह से तुम्हारा मिसकैरेजेस हो गया। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आईयूडी नहीं होता, आईयूडी के तो पीछे बहुत से रीजंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में हो सकती है, लेकिन फीमेल को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, अपनी डाइट को बताते हैं कि हाई फाइबर डाइट लें, हाइड्रेशन अपनी इम्प्रूव करें, जैसा अंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, और आप सैलड का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से जो है फीमेल को आईयूडी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर साहब, सेफ प्रेगनेंसी के लिए नींद कितनी ज़रूरी है? नींद देखें, जो स्ट्रेस है ना वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को ओवरऑल इफेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है, तो सेफ प्रेगनेंसी के लिए नींद उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपको अपनी हेल्थ का कोई भी इशू है उसको मेंटेन रखना है। अब स्ट्रेस प्रेगनेंसी की वजह से ज़ाहिर ख़वातीन रेस्ट ज़्यादा कर रही होती हैं, उनकी नींद उस वजह से भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके अलावा एंजाइटी का एक फैक्टर शामिल होता है, प्रेगनेंसी की अपनी चेंजेस हैं जिसकी वजह से नींद इफेक्ट होती है, लेकिन नींद को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपके नज़दीक बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक प्रेगनेंसी के दौरान कितनी मिनिमम और मैक्सिमम नींद होनी चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम नींद एक तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल एवरेज अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 8 आवर्स टू 10 और 12 बहुत रेयर है, लेकिन 8 to 10 आवर्स की नींद जो है वो मैंडेटरी है। ठीक बाकी इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी नीड्स। ठीक है। कभी आप एक्सर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी आप ज़्यादा आराम में होते हैं तो आपको देखिए, आप नोटिस किया होगा सबने, नींद कम आती है। ठीक है, तो मिनिमम 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ठीक होगा डॉक्टर साहब। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके दौरान में वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपका क्या ओपिनियन है? वॉक बिल्कुल भी मना नहीं है, ठीक है, वॉक करें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो डेली एक खातून को या एक मर्द को वॉक करनी चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी में, हाँ कोई प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर ऐसा है, थ्रेटन मिसकैरेज का रिस्क है, ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, तो उसमें हम एक्सर्शन अवॉइड करते हैं, बट बिल्कुल बेड रिडन होना भी ठीक नहीं है। आप जितनी मॉडरेट वॉक कर सकते हैं, आपको इजीली आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं तो आप करें, और करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, फेब्रॉइड्स, सिस्ट, रसोलियाँ, ये तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फाइब्रॉइड्स जिसको हम बात करते हैं वो यूट्रस के अंदर बनने वाली रसोली है। ठीक है। ठीक है, यूजली बिनाइन होती है, कैंसरस नहीं होती। ठीक है। अब सिस्ट की बात करें, सिस्ट का मतलब है एक फ्लूइड कलेक्शन है, ठीक, किसी भी जगह हो सकती है, ओवरी में बन जाएगी तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहेंगे। ठीक। रसोली का मतलब है एक मैस है। ठीक है। ठीक है, वो मैस भी ये अब डिपेंड करता है बॉडी में कहाँ पे है, यूट्रस में है उसको यूट्रस की रसोली कहेंगे जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और सिस्ट जो है अगर ओवरी फीमेल के जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर मोस्ट कॉमन जो ओवेरियन सिस्ट है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, टाइप्स ऑफ स्कैन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्कैन अल्ट्रासाउंड जो है, तो वो किस टाइप के होते हैं और किस कैटेगरी के अल्ट्रासाउंड होते हैं? जैसे हम ये कहते हैं कि एक तो टीवीएस हो गया, एक प्लेन अल्ट्रासाउंड हो गया, कुछ लोग कहते हैं डॉपलर भी करवा लें, तो एक आम आदमी अगर इनकी टाइप्स को समझे तो कैसे समझे?
देखिए डिपेंड करता है कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं वो बात करूंगी जो कि हमारी इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है। आइडियल सिचुएशन में उसमें जो है 3D TVS रिकमेंडेड है, क्योंकि हमें यूट्रस की स्ट्रक्चरल अनोमलीज को रूल आउट करना है। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज एक सिंपल, अगर इसकी फैसिलिटी नहीं है तो फिर TVS, और अदरवाइज अगर पेट के ऊपर से किया जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड पेल्विस सिंपल स्कैन कहते हैं। डॉपलर कराने की ज़रूरत अब पड़ती है अगर ओवेरियन सिस्ट का केस है, उसमें देखना ब्लड सप्लाई देखनी है, टॉर्जन को रूल आउट करना है, तब करवाते हैं। प्रेगनेंसी में भी अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में भी डॉपलर इसीलिए किया जाता है कि सिंपल अगर हम अपने आवाम को समझाने के लिए करें कि जो बेबी को ब्लड सप्लाई कैसे जा रही। ठीक है। ठीक है। और वो डॉपलर में पता वो डॉपलर में पता चलती है। कार्डियक एक्टिविटी और बाकी सारी कार्डिक एक्टिविटी सिंपल स्कैन पे भी पता चल जाती है, जिसको हम सिंपल ऑप स्कैन करते हैं। ठीक। TVS अर्ली प्रेगनेंसी में तब करवाना चाहिए कि जब आपको बेबी जो प्रेगनेंसी है वो एब्डोमिनली नहीं मिल रही या बेबी की हार्ट बीट डाउटफुल है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में TVS जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है प्रेगनेंसी को लोकलाइज करने में, उसकी वाइबिलिटी को कंफर्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो सिंपल स्कैन जिसको हम कहते हैं वो ऑप स्कैन है, जिसमें हमें बेबी की हार्ट बीट भी ग्रोथ भी पता चल रही होती। फिर एक अनोमली स्कैन होता है जिसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं बेबी का कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। और उसके बाद सिंपल ऑप स्कैन जिसमें हम ग्रोथ देखते हैं बेबी की, और डॉपलर हम तब ऐड करते हैं जब हमें ब्लड फ्लो देखना है। बेबी की ग्रोथ अगर इफेक्ट हो रही है तो उसमें डॉपलर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर बट इट्स नॉट ऑलवेज कि हर केस में आपको डॉपलर करवाना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई और हेल्थ इशू है, तो उसमें फिर हम डॉपलर करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर आप भी क्लिनिकल ट्रायल में देखती होंगी, हम भी देखते हैं, माएँ आती वो कहती मेरा बच्चा टेढ़ा है। अच्छा, ये टेढ़े वाला क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहती है कि जी हमें किसी ने बताया स्कैन करके कि आपका बच्चा जो है ना वो टेढ़ा है। अच्छा, एक तो इसमें ये है कि बहुत अर्ली स्कैन पे फीमेल्स बहुत परेशान होती हैं कि ब्रीच बेबी है। ब्रीच का मीन्स है कि सर ऊपर की तरफ है और बटक्स नीचे की तरफ है। टेढ़े का मतलब है कि उसका लाई जो है वो मतलब एक कॉर्नर पे हेड है, एक साइड पे उसके लिम्स हैं, यहाँ बटक्स हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंट डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है कि बेबी सीधा हो, मीन्स उसका हेड नीचे की तरफ हो। ठीक है। तो इस वजह से ख़वातीन परेशान हो जाती है। बट अर्ली प्रेगनेंसी में, इवन मिड में भी, अगर बेबी जो है वक्त के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एंड पे आपके बेबी की पोजीशन इस तरह से है तो फिर हमें मोड ऑफ डिलीवरी चेंज करना पड़ता है। बट स्टार्ट में पेशेंट्स आके बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम, 11 वीक्स की 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और कहते हैं मैडम ये ब्रीच लिखा हुआ है, तो उस पर हम उन्हें यही समझाते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है तो ये तो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी डायरेक्ट लिंक्ड है रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ या नहीं है? नहीं, डायरेक्टली लिंक नहीं है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अगर देखा जाए तो उसके साथ ये होता है कि बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। एनीमिक हो सकती है, मदर खुद एनीमिक है, प्रेगनेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ग्रोथ कम होती है, या बेबी आगे एनीमिक हो सकता है। बट डायरेक्ट लिंक इस तरह से रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ नहीं है।